नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोध पांडे आज मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं एक नई कविता को लेकर। जी हाँ, कुछ भी कहने से पहले मैं सबसे पहले आपका इस एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित मोह नामक कविता का सारांश या मूल भाव, शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य तथा उद्देश्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। परंतु इसके पहले मैं आपको बतला दूं कि इस वीडियो को मैंने दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग यानी पार्ट 1 में मैंने केवल छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी का सामान्य परिचय या उनके कृतित्व या व्यक्तित्व या उनकी काव्यगत विशेषताओं आदि पर अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास किया है। इसके बाद उनके द्वारा लिखित मोह कविता का मूल भाव या सारांश बतलाने का प्रयास किया है। जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में मैंने छायावाद के महान कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित मोह नामक कविता का सस्वर वाचन के साथ साथ शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या या काव्य सौंदर्य तथा उद्देश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप छायावाद के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का सामान्य जीवन परिचय या व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाल सकेंगे। साथ ही साथ सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य की विशेषताओं को बतला सकेंगे। यही नहीं, उनके द्वारा रचित मोह कविता का सारांश या मूल भाव भी बतला सकेंगे या लिख सकेंगे। तो आइए अब मैं सबसे पहले आपके समक्ष सर्वप्रथम मैं छायावादी कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी का सामान्य परिचय प्रस्तुत करता हूं। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी का सामान्य जीवन परिचय या व्यक्तित्व एवं कृतित्व। कवि परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में सुमित्रानंदन पंत जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ये मूलतः छायावाद के महान व प्रबल स्तंभ कवि माने जाते हैं। छायावाद के अन्य सभी कवियों जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा की तुलना में इनकी कविता प्रकृति चित्रण की दृष्टि से काफी श्रेष्ठ एवं लोकप्रिय रही है। वास्तव में ये प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। इन्हें सुकोमल भावनाओं का कोमल कवि भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा है। प्रकृति के अनन्य उपासक सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा से 32 मील दूर कौसानी नामक ग्राम के एक पहाड़ी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था, जो कौसानी में टी स्टेट के मैनेजर थे। कहा जाता है कि इनकी माता श्रीमती सरस्वती देवी इनके जन्म के 6 घंटों के बाद ही स्वर्ग सिधार गई थीं। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। सुमित्रानंदन पंत का बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था, परंतु बाद में इन्होंने अपने बड़े भाई हरिदत्त पंत के एक बिहारी मित्र सुमित्रानंदन सहाय के कहने पर अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। इस प्रकार अपनी रुचि के अनुरूप इन्होंने अपना नामकरण स्वयं ही किया था। बचपन से ही इनमें बड़ी विलक्षण प्रतिभा थी।
जब इनकी आयु 7 वर्ष की थी और ये 4ठी कक्षा में पढ़ते थे, तभी इन्होंने पहली छंद रचना की थी। पंत जी ने प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम कौसानी की पाठशाला में ग्रहण की थी। साहित्य में रस लेने और काव्य सृजन करने की पहली प्रेरणा पंत जी को अपने बड़े भाई से ही मिली। 9वीं कक्षा तक अल्मोड़ा में शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने जन नारायण हाई स्कूल बनारस से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात इन्होंने प्रयाग के म्यूर कॉलेज में 12वीं तक शिक्षा ग्रहण की। सन 1921 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन के अवसर पर पंत जी गांधी जी के भाषण से विशेष प्रभावित हुए और कॉलेज छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। यह सब कुछ होते हुए भी राजनीति में उन्होंने प्रवेश नहीं किया। फिर समय ने पंत जी को अनेक उलझनों ने आ घेरा। परिवार आर्थिक संकटों से गुजरने लगा। सन 1928 ईस्वी में पिताजी का देहांत हो गया। विवाह योग्य होने पर भी इन्होंने विवाह नहीं किया। कुछ दिनों के बाद ये अस्वस्थ भी हो गए और उन्हें जीवन मृत्यु से भी जूझना पड़ा। धीरे धीरे ये साहित्य साधना में जुट गए। सन 1931 ईस्वी में काला कांकर गए। यहीं नक्षत्र नामक निवास गृह में रहते हुए उन्होंने ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, गुंजन, ज्योत्सना जैसी काव्य कृतियों की रचना की। वहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया और फिर प्रयाग आकर रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया। सन 1940 ईस्वी में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र के वैतनिक सदस्य बने और कल्पना फिल्म के सिनेरियो की रूपरेखा तैयार की तथा कुछ गीत भी लिखे। सन 1942 ईस्वी में ये भारत भ्रमण पर निकले। सन 1944 ईस्वी में इन्होंने पांडिचेरी की यात्रा की और महर्षि अरविंद की विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित हुए। सन 1947 ईस्वी में सांस्कृतिक जागरण के लिए समर्पित संस्था लोकायतन की स्थापना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1950 ईस्वी में इन्होंने आकाशवाणी में निरीक्षक के पद पर कार्य किया और सन 1957 ईस्वी तक इससे जुड़े रहे। 50 वर्ष से अधिक समय तक वे साहित्य की विभिन्न विधाओं का सृजन करते हुए अनेक आंदोलनों से भी जुड़े रहे और अंत में 29 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में छायावाद के इस महान पुरुष का स्वर्गवास हो गया। रचनाएं। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में साहित्यिक रचनाएं की हैं, किंतु वे मूल रूप से कवि हैं और उनका कवि रूप ही प्रत्येक साहित्यिक क्षेत्र में दिखलाई पड़ता है। बचपन से ही पंत जी का साहित्य के प्रति विशेष अनुराग था। इनकी प्रथम कविता तंबाकू का धुआं सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। 1. काव्य ग्रंथ उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पल्लविनी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुरी, उत्तरा, युगपथ, अतिमा, मधुज्वाल, सौवर्ण, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, लोकायतन, महाकाव्य, गीत हंस आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। गांधी जी की मृत्यु के पश्चात पंत और बच्चन ने मिलकर गांधी जी को श्रद्धांजलि भेंट करने के उद्देश्य से खादी के फूल नामक रचना भी प्रकाशित की।
2 नाटक परिक्रीड़ा, ज्योत्सना रानी, जिंदगी का चौराहा, रजत शिखर, शिल्पी। 3 उपन्यास हार। 4 कहानी संग्रह, 5 कहानियां, पानवाला, उस बार, दंपत्ति, बन्नू, अब गुंठन। 5 निबंध संग्रह, शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति, 60 वर्ष और अन्य निबंध। 6 अनुदित ग्रंथ, उमर खैयाम की रुबाइयों का हिंदी अनुवाद। पुरस्कार एवं सम्मान। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के कारण पंत जी को अब तक अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे सन 1930 ईस्वी में द्विवेदी पदक प्राप्त हुआ। सन 1948 ईस्वी में इनको देव पुरस्कार तथा सन 1949 ईस्वी में डालमिया पुरस्कार प्राप्त हुआ। सन 1960 ईस्वी में इनकी काव्य कृति कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1961 ईस्वी में इनको पद्म भूषण अलंकार से विभूषित किया गया तथा सन 1963 ईस्वी में इन्होंने लोकायतन महाकाव्य की रचना लोक जीवन को लेकर की, जिस पर सन 1965 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश शासन की ओर से 10,000 रुपये का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1969 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता प्रदान की गई और इसी वर्ष इन्हें चिदंबरा काव्य संकलन पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। आइए अब मैं छायावाद के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का सामान्य जीवन परिचय या उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार प्रकट करने के बाद अब मैं उनके काव्य की विशेषताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य की विशेषताएं। कविवर सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी कविताओं में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। भाव पक्ष। पंत जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने प्रकृति से लेकर ईश्वर, मानव तथा संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचारों को प्रकट किए हैं। इनकी विचारधारा स्वतंत्र है और इसी के अनुसार इन्होंने ईश्वर, जीव, सुख दुख की मीमांसा, प्रकृति, रहस्यवाद, समाज, देश आदि अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रकृति चित्रण। पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। चूंकि इनका प्रकृति की रमणीय क्रीड़ा स्थली कुर्मांचल प्रदेश में जन्म हुआ, इसीलिए जन्म से ही प्रकृति का साहचर्य इनको प्राप्त हुआ। यही कारण है कि पंत जी ने अपनी प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र अपने काव्यों में अंकित किए हैं। दरअसल पंत जी ने प्रकृति को एक साहचर्य के रूप में देखा है, जिसका साहचर्य एक तरह से उन्हें आत्मबल प्रदान करता है। कवि को प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना में नारी सौंदर्य अनाकर्षक लगता है, इसीलिए तो वे ध्रुवों की छाया छोड़कर एक प्रकृति की माया को तोड़कर बाला के बाल जाल में अपने नेत्रों को उलझाना नहीं चाहते हैं। अर्थात कवि सांसारिक सौंदर्य में किसी प्रकार अपने को भुलाना नहीं चाहता है। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पंत जी की कविताओं में एक क्रमिक विकास या मोड़ पाया जाता है। इनके जीवन पर कई लोगों का प्रभाव पड़ा है। जैसे इन पर जहां एक ओर संस्कृत के महान कवि कालिदास, बंगला के रविंद्रनाथ का प्रभाव पड़ा, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी के वर्ड्सवर्थ, शैली, कीथ,
टेनिसन, कॉलरिज इत्यादि प्रकृति प्रधान कवियों का भी प्रभाव पड़ा। यही नहीं, आगे चलकर ये महात्मा गांधी, मार्क्सवाद तथा महर्षि अरविंद की विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित हुए। यही कारण है कि साधारणतया हम इनकी कविताओं को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक छायावादी काव्य और दूसरा प्रगतिवादी काव्य। छायावाद, पंत जी प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। छायावादी प्रवृत्ति इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। यही कारण है कि ये प्रकृति में लीन हो जाते हैं और मानवीय व्यापारों का आभास पाने लगते हैं। गंगा की निर्मल धारा को वे लेटी हुई सुंदरी के रूप में देखते हैं। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। रहस्यवाद, पंत जी में भावुकता के साथ साथ दार्शनिकता भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, परंतु वे जीव और ब्रह्म के पचेड़ों में कम पड़ते हैं। प्रकृति संबंधी रहस्यवाद ही इनकी रचनाओं में अधिकतर पाया जाता है। प्रकृति में ये स्वभाव से ही एक अतीन्द्रिय सत्ता की कल्पना कर लेते हैं, जैसे छवि की चपल अंगुलियों से छू मेरे हथतंत्री के तार, कौन आज मादक स्फुट स्वर राग कर रहा है गुंजार। प्रगतिवाद, छायावाद और रहस्यवाद के बाद पंत जी ने प्रगतिवाद में पदार्पण किया। हिंदी में प्रगतिवाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके विचार से किसान और मजदूर ही लोक क्रांति के अग्रदूत हैं, पर उनकी वर्तमान दुर्दशा को देखकर इनका हृदय पीड़ित हो उठता है। ग्रामीण जीवन का एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत है। प्रकृति धाम यह तृण तृण, कण कण जहां प्रफुल्लित जीवित, यहां अकेला मानव ही रे, चिर विसरण जीवन मृत। प्रगतिवाद के प्रभाव होने के कारण ही कवि ताजमहल जैसी सुंदर कृतियों को देखकर भी प्रभावित नहीं होता, बल्कि दुखी हो जाता है। वह दीन दुखी मानवों की स्थिति को देखकर क्षुब्ध हो जाता है। कवि कहते हैं, सबको दे हम रूप रंग, आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बनाते सबका। आज के मानव की कारुणिक दशा को देखकर कवि का हृदय क्षुब्ध हो उठता है। मृतकों के लिए रोजे और मकबरे बने और जीवित व्यक्तियों को पेट भर भोजन भी न मिले, यह कैसी विडंबना है। कवि कह उठता है, हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिव पूजन। देश प्रेम, कवि पंत जी के मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी कई कविताओं में इनका देश प्रेम फूट पड़ता है। गांव में रहने वाले निर्धन जनता के दुख दर्दों को देखकर उनका हृदय उनके प्रति सहानुभूति से भर उठता है और उनके यथार्थ चित्रण के द्वारा वे अपने पाठक को प्रभावित करने में समर्थ हो जाते हैं। एक चित्र देखिए, भारत माता ग्रामवासिनी, 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नतमस्तक तरुतल निर्वासिनी। प्रेम भावना, पंत जी के काव्यों में लौकिक प्रेम की अभिव्यंजना भी पूर्ण रूप से हुई है। संयोग की अपेक्षा इन्हें वियोग ही अधिक प्रिय है। ये वियोगी को तो पहला कवि ही मानते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आज से निकला होगा गान। रस निरूपण, पंत जी स्वच्छंद प्रकृति के कवि हैं। इनकी प्रेम प्रधान कविताओं में रस का सुंदर परिपाक हुआ है। श्रृंगार रस में प्रथम मिलन का एक चित्र देखिए। शीश रख मेरा सुकोमल जांग पर, शशि कलासी एक बाला व्यग्र हो, देखती थी म्लान मुख मेरा, अंचल सजल भीरु अधीर चिंतित दृष्टि से। महायुद्ध की विभीषिकाओं से प्रभावित होकर पंत जी ने
गांधी का आदर्श समाजवाद अपना लिया था। तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे इनके विचारों में परिवर्तन आया वैसे कविताओं में भी परिवर्तन आते गए। इसके अतिरिक्त करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स और शांत रस के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। आधुनिक कवियों में पंत जी का स्थान बहुत ऊंचा है। कला पक्ष, भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की दृष्टि से भी छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी का काव्य उच्च कोटि का है। पंत जी की भाषा, पंत जी ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में काव्य रचना की है। भाषा के ये शिल्पी हैं। इनकी भाषा सरल, कोमल तथा परिमार्जित है। शब्दों को परखने की पंत जी में अद्भुत क्षमता है। पंत जी ने खड़ी बोली में कोमल कांत पदावली का समावेश कर भाषा को मधुर, कोमल तथा सरस रूप दिया है। पंत जी का शब्द चयन ऐसा अनूठा है कि जिस विषय का वर्णन करते हैं उसका सजीव चित्र सा उपस्थित हो जाता है। कुछ नए नए प्रतीकों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। प्रवाह तथा लालित्य इनकी भाषा में सर्वत्र बना रहता है। कहीं कहीं इनकी कविता में सामासिक पदावली के कारण भाषा में क्लिष्टता आ गई है, किंतु ओज और माधुर्य गुण इतना है कि वह खलती नहीं है। लाक्षणिक प्रयोगों की अधिकता के कारण कहीं कहीं रहस्यात्मकता भी आ गई है। चित्रोपमता, लाक्षणिकता तथा संगीतात्मकता इनकी भाषा की निजी विशेषताएं हैं। पंत जी की शैली बहुत ही आकर्षक तथा रोचक है। इनकी शैली पर संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी का प्रभाव है। पंत जी ने अधिकतर मुक्तक गीत शैली में काव्य रचना की है, जिसमें सरस भाषा, मधुर संगीत और अनोखी व्यंजना का प्रभाव है। इनकी शैली को भाव प्रधान चित्रात्मक गीत शैली भी कह सकते हैं। अलंकार योजना, छायावादी कवियों ने मानवीकरण तथा विशेष विपर्यय आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग किया है। पंत जी ने इन दोनों अलंकारों का प्रयोग तो किया ही है, इसके अतिरिक्त अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, पुनरुक्ति, संदेह आदि अलंकारों के सुंदर प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलते हैं। छंद योजना, पंत जी की छंद योजना अत्यंत समृद्ध है। छंदों के प्रयोग में निराला के बाद पंत जी ने बंधहीन छंदों का प्रयोग करके भावाभिव्यक्ति पर अधिक बल दिया है। पंत जी ने अंग्रेजी की छंद योजना के अनुकरण पर मुक्त छंद का सफल प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी अधिकांश कविताओं में मात्रिक छंदों का प्रयोग किया है, किंतु हिंदी छंदों में उन्हें पीयूष वर्णन, रूपमाला, सखी, रोला, पद्धटिका आदि छंद प्रिय हैं। खुल गए छंद के बंध, प्राण के रजत पास, अब गीत मुक्त हो युगवाणी बदले अयास। उपसंहार, उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि पंत की कविता भाव एवं कला दोनों ही दृष्टियों से विकासशील रही है। भाव और कला के उसी कलात्मक सामंजस्य ने उन्हें हिंदी की छायावादी काव्यधारा का श्रेष्ठ कवि बनाया है। भाव एवं भाषा पर पंत जी का समान अधिकार रहा है। आइए अब मैं छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित मोह कविता का सामान्य परिचय या सारांश या मूल भाव आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मोह छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित एक बड़ी सुंदर कविता है। यह कविता उनकी प्रसिद्ध रचना पल्लव नामक काव्य संकलन में संकलित है। इस कविता का रचना काल सन 1918 ईस्वी में माना जाता है। छायावादी कवि कविवर पंत ने इस कविता में प्रकृति के प्रति अपना उत्कट अनुराग व्यक्त किया है। कवि को प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना में नारी सौंदर्य अनाकर्षक लगता है।
इसीलिए तो वह अर्थात कवि सांसारिक सौंदर्य में रमकर किसी प्रकार अपने को और प्रकृति प्रेम को भुलाना नहीं चाहता है। पूरी कविता में पंत जी का प्रकृति प्रेम व्यक्त हुआ है। प्रकृति की सुकुमारता, कोमलता तथा उसका सौंदर्य इनको इतना भाता है कि नारी सौंदर्य की अपेक्षा प्रकृति का सौंदर्य इनको अधिक आकर्षक प्रतीत होता है। इसी कारण उन्होंने पूरी कविता में बाला अर्थात युवती अर्थात प्रेयसी से प्रश्न किया है। कवि कहते हैं कि हे बाली, मैं प्रकृति की कोमल छाया छोड़कर और प्रकृति से मोह समाप्त करके तुम्हारे बालों के उलझे हुए समूह में अपनी आंखों को कैसे स्थिर कर दूं, अर्थात तुम्हारी इस केश राशि में या बालों के गुच्छे में उलझा दूं। क्या तुम यह समझती हो कि मेरे लिए यह सब संभव होगा? अर्थात बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, कारण प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य बार बार मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है। मैं जल की चंचल लहरों को तथा इंद्रधनुष के रंगों को देखना छोड़कर तुम्हारी भौहों के टेढ़ेपन में अपने हिरण जैसे मन को किसी प्रकार नहीं बिंधवा सकता हूँ या घिरवा सकता हूँ। मैं अभी से इस संसार को कैसे भूल जाऊं? कहने का अर्थ यह है कि जल की चंचल लहरों और इंद्रधनुष के अनेक रंगों में बहुत आकर्षण है। इन्हें देखना छोड़कर मैं तुम्हारी भौहों के टेढ़ेपन से अपने नयनों को कैसे उलझा दूं, अर्थात किसी प्रकार उलझा नहीं सकता हूं। पंत जी अपनी सजनी से आगे प्रश्न करते हैं कि कोयल के बोल ऐसे हैं जिनका मूल्य तो निश्चित रूप से आंका नहीं जा सकता। भौरे का गुंजन एक ऐसी वीणा है जिसका मूल्य आंकना संभव नहीं है। अतः हे सजनी, अब तुम ही बता दो, मैं इस स्थिति में तुम्हारे प्रिय स्वर अर्थात मीठी आवाज से अपने कानों को कैसे पूर्ण कर लूं? मैं अभी इस संसार को नहीं भूलना चाहता। हे सौंदर्यमयी, निस्संदेह तुम्हारे ओठों का चुम्बन का नशा अमृत के समान है। उसका सौंदर्य अद्भुत और निष्कलुष है, लेकिन उषा की कोमल रश्मियों से नहाकर मुस्कुराते हुए इन कोमल कोमल पत्तों को तो एक बार निहारो। प्रातःकाल रक्तिम आभा लिए ये कितने प्रसन्न चित्त लगते हैं, और देखो चंद्र किरणों से सिक्त इन मोती सदृश ओस बूंदों को कितना धवल सौंदर्य है इनका। भला यह कैसे संभव होगा कि मैं इस सारे प्राकृतिक उपादानों जैसे उषामय, चंद्रमामय, आकर्षक, निष्पाप, कोमल सौंदर्य को ठुकराकर तुम्हारे अधरों के मदहोश कर देने वाले अमृत से अपना जीवन सिक्त करता रहूं। कहने का तात्पर्य यह है कि पंत जी को प्रकृति इतनी अच्छी लगती है कि उनके समक्ष भले ही रूपसी के जाल के समान फंसने वाली केश राशि हो या बंकिम भौहें हो अथवा कोमल कंठ या अधरामृत हो, वह प्रकृति से, उसके वृक्षों की छाया से, इंद्रधनुषी रंगों से, कोयल और मधुकर के मधुर स्वरों से अथवा उषा की आभा से सिक्त किसलय दल और चंद्रिका में चमकते हुए उस कणों को त्याग नहीं सकता। अतः इस कविता में प्रकृति के अनन्य उपासक कवि सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति की सुंदरता व प्रकृति की सुकुमारता के सामने, प्रेम सौंदर्य के सामने नारी के रूप सौंदर्य को भी तुच्छ मानते हैं। यह कविता यही समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों के बीच भी इसे शेयर अवश्य करें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल पूरी तरह से एक एजुकेशनल चैनल है। यदि आपको मेरे इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि
या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।